दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंशियंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में हम ये भी समझेंगे कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है। कई सारी बातें मैं आंसर से संबंधित बताऊंगा और दोस्तों यहाँ पर एक बेस्ट स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी आपके इस सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरी वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आपको किस तरह से इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, किस तरह से आप अच्छे नंबर इस सब्जेक्ट में पा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर हम ये भी बात करेंगे कि कितने पेज का आंसर आपको लिखना चाहिए और आंसर आप किस तरह से एक सही आंसर लिख सकते हैं। तो कई सारी बातें आपको बताई जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखना। सबसे पहले देखिए, स्ट्रेटजी के रूप में हम बात करेंगे कई सारी। यहाँ पर हम सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको टोटल 11 यूनिट्स पढ़नी है। 11 यूनिट्स पढ़नी, चैप्टर्स कह लो या यूनिट्स कह लो, ज़्यादा अंतर नहीं है क्योंकि यूनिट 1 में बस 2 चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको 11 यूनिट्स पढ़नी है। ठीक है, जो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है वो स्ट्रेटजी दोस्तों ये होगी कि सबसे पहले आप कम से कम अपने आधे सिलेबस को ख़त्म करें। आधे सिलेबस को अगर आप पूरी तरह पढ़ लेंगे तब आप थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो ठीक ठाक जाएगा। लेकिन आपको फिर आधे से ज़्यादा सिलेबस को कवर करना है। मेरा मतलब यहाँ पर देखिए कि ये है कि जैसे कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं। एक बार आप निर्देश पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ना जरूरी होता है लेकिन आमतौर पर यही होता है कि 10 अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको 5 करने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर किसी स्टूडेंट ने आधा सिलेबस भी किया है तब भी वो 5 क्वेश्चन कर पाता है। लेकिन ये थोड़ा रिस्की होता है। आधा पढ़ के जाओगे, मतलब अगर हम आधा पढ़ते हैं तो ये थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि हो सकता है एग्जाम में कई क्वेश्चन हमें समझ ना आए। इसलिए हम आधे से ज़्यादा पढ़ेंगे। आधे सिलेबस से ज़्यादा अगर हम पढ़ते हैं तो एक आध दो क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी अगर हमें लगता है तो तब भी हम अपने 5 क्वेश्चन करके आ पाएंगे। इसलिए आप ये प्रयास कीजिए कि आपके अगर 11 यूनिट्स हैं तो कम से कम आप 8 यूनिट्स को अच्छे से कवर कर लें। अगर आपने 11 में से 8 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लिया, 3 यूनिट को अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी पूरे चांस हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से अपने 5 क्वेश्चन कराओगे। मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास समय कम है पढ़ने का तो अभी फोकस ये कीजिए कि जितनी भी यूनिट्स पर आप पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। थोड़ा अच्छे का मतलब है ये है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको मनु वाला यूनिट पढ़ाया है। ठीक है, मैंने आपको मनु के ऊपर सारी बातें पढ़ा दी तो आपने उन बातों को सही से पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया और आपने सही से पढ़ लिया, सभी को याद कर लिया, हल्का हल्का आपने याद कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ लिया। साथ में आपने एक दो क्वेश्चंस को भी देख लिया कि मनु से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तब आप कह सकते हो कि यस मैंने यूनिट 2 को कवर कर लिया है। मतलब ये कि आप यूनिट 2 को पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ने के बाद एक दो क्वेश्चंस भी आप मतलब एक दो क्वेश्चंस देख लो कि किस तरह के आ रहे हैं और लगभग अंदाजा लगा लो कि इस क्वेश्चन का लगभग आंसर क्या हो सकता है। तब आप कह सकते हो कि यस मैंने यूनिट 2 को कवर कर लिया। इसी तरह यूनिट 1 है, यूनिट 3 है। इसी तरह आप एटलीस्ट 5, 6, 7, 8 ऐसे यूनिट्स को कवर कर लो। ठीक है, देखिए अब इसका मैं सबसे अच्छा तरीका बता देता हूँ आप लोगों को। देखो दोस्तों, अभी आप क्या कर सकते हो मेरे अनुसार, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, बाकी ये सभी के लिए स्ट्रेटजी वैसे ठीक है, बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, तो उनके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर ये भी है। देखिए, जैसे यूनिट 1 पर मैंने आपको पढ़ा दिया तो यूनिट 1 जो मैंने आपको पढ़ाया आपने उस वीडियो को देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं उससे संबंधित क्वेश्चंस को आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, साथ में उसके आंसर्स को भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप उसके क्वेश्चंस को देख लो, उसके आंसर्स को समझ लो। अगर आपने इतना कर लिया इसका मतलब यह है कि यूनिट 1 आपकी कंप्लीट। देखो, अगर DOSOL की बुक में आप यूनिट 1 को ऐसे पढ़ रहे हैं तो क्योंकि मेरे को पर्सनली यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, हालांकि मेरे को पता है इसका मतलब, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए खुद अगर वो पढ़ते हैं यहाँ पर काफ़ी डिटेल में टॉपिक्स हैं तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। और एग्जाम का टाइम है तो टाइम की शॉर्टेज भी है। तो इसलिए जैसे कि अगर सिंपल तरीके से अगर हमें करना है तो अभी मैंने जो वीडियो बना रखी है यूनिट 1 पर, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने आप जो जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है और जो मेन आपका टॉपिक है वो मैंने आपको यहाँ पे यूनिट 1 में पढ़ाया है काफ़ी डिटेल में, आप उसको पढ़ सकते हो। इससे आपने उसको पढ़ लिया। अब और ये जो आज की वीडियो है इसमें क्या है, इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ और साथ में उसके आंसर्स भी बता रहा हूँ। तो आप इसे भी प्रिपेयर कर लो। इसका मतलब लगभग आपकी यूनिट 1 प्रिपेयर हो गई। देखो, लगभग ही होती है, पूरी तरह कोई नहीं कर पाता। इसी तरह यूनिट 2 को भी कवर कर लो। जो मैंने आपको पढ़ाया है मनु के बारे में काफ़ी डिटेल में मैंने पढ़ाया है। क्वेश्चन कैसे भी बनेंगे आप कर पाओगे अगर आपने मेरी वीडियो देख रखी है, आपने पढ़ा है मनु के बारे में। ठीक है,
बाकी एसओएल की रीडिंग में भी काफ़ी आसान भाषा में कई सारी बातें समझाई गई हैं। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि आपने पढ़ लिया और फिर मैं आज की इस वीडियो में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, उसको देख लो, उसके आंसर को मैं समझा रहा हूँ, उसको समझ लो, बस इतना करना है आपको। इससे आपकी यूनिट 2 भी प्रिपेयर हो जाएगी, यूनिट 3 भी ऐसे प्रिपेयर कर लो, यूनिट 4 भी, यूनिट 5 भी, और यूनिट 8 तक आप प्रिपेयर कर लो। 8 तक इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखो आपको करने होते हैं 5 क्वेश्चन। अब अगर आप 8 यूनिट करके एग्जाम में जाओगे तो हो सकता है 7 क्वेश्चंस आपको आते हों, 7 क्वेश्चंस आपको आते हों, लेकिन हो सकता है 7 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे हों जिन पर आप एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, बड़ा आंसर थोड़ा नहीं लिख पाओगे, बस हल्का हल्का आता होगा आपको, तो आप क्या करोगे, उसको छोड़ दोगे। चलिए, अब यहाँ पे हमने बहुत बातें कर ली, आगे और बातें कर लेंगे। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर यूनिट 1 से आए जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, ये 2023 में ही पहली बार आया है डीओ में। हालांकि मूल रूप से देखा जाए तो ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित आपका सब्जेक्ट है। ये पहले भी हुआ करता था, लेकिन नाम इसका ये एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं था। तो जो एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये अगर हम सब नाम के तौर पर देखें तो 2023 से ये सब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। हालांकि इससे संबंधित जो यूनिट्स हैं, सिलेबस है, वो पहले भी हमें देखने को मिल जाता है, तो मुझे उसका एक अंदाज़ा है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ पर मेरे को, तो मैं उसी हिसाब से आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर 2023 में एक क्वेश्चन आया, पहली यूनिट से संबंधित है ये, भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। इसका मतलब ये है, पहले तो आपको भारतीय राजनीतिक चिंतन का मतलब पता होना चाहिए। मतलब ये है कि जो राजनीतिक चिंतन क्या होता है, जिसमें शासन वगैरह की बात की जाती है, समाज में व्यवस्था बनाने से संबंधित जो सिद्धांत वगैरह होते हैं, जनता के कल्याण से संबंधित जो बातें होती हैं, जैसे कि अलग अलग विचारक हैं। जैसे कि हम पश्चिम की तरफ जब हम पढ़ते हैं, जो यूरोप वगैरह है उसके इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें कई सारे दार्शनिक दिखाई देते हैं जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत रखे। उसी तरह भारत में भी कई सारे दार्शनिक रहे, विचारक रहे, जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, ठीक है। जब हम आधुनिक भारतीय चिंतन पढ़ते हैं तो हम जवाहरलाल नेहरू को पढ़ते हैं, गांधी जी को पढ़ते हैं, ठीक है, अम्बेडकर जी को पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, तो ये भी तो विचारक हैं भारत के। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन तो सामान्य है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किन विचारकों ने क्या क्या मतलब किन विचारकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए, क्या क्या बातें बताई, या हमारे देश में क्या क्या राजनीतिक विचार थे। शॉर्ट में कहा जाए तो राजनीतिक चिंतन में हम समझते हैं देश को चलाने से संबंधित जो विचार हैं। तो भारत के संदर्भ में आपको बताना है यहाँ पर कि जो भारत के संदर्भ में प्राचीन समय से जो भारत के संदर्भ में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जो सिद्धांत रहे हैं, जो विशेषताएं रही हैं, वो आपको बतानी है। तो ये होता है भारतीय राजनीतिक चिंतन का मतलब, ठीक है। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, भले वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हो रही है, लेकिन मेरे को यहाँ पे डिटेल में समझाना है। देखो, पहले अंग्रेज क्या सोचते थे जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, जब भारत अंग्रेजों का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन का उपनिवेश था भारत, तब अंग्रेजों का ये कहना था कि भारतीय लोगों के पास अपना शासन चलाने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब भारत के पास अपना कोई इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं है। जैसे कि हमें वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिखाई देता है ना, कि वेस्टर्न में बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए, वहाँ पे मतलब शासन व्यवस्था से संबंधित बहुत सारे विचार देखने को मिलते हैं। तो उनका कहना था कि भारतीय लोगों के पास अपना कोई सिद्धांत नहीं है, लेकिन भारतीय लोगों के पास अपना बहुत समृद्ध राजनीतिक सिद्धांत रहा है, राजनीतिक चिंतन से संबंधित सिद्धांत रहा है, जिसको बाद में बहुत ज़्यादा सामने भी लाया गया और अच्छे से, मतलब काफ़ी व्यवस्थित रूप से सामने भी रखा गया। तो हम देखते हैं कि प्राचीन समय में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा जो राजनीतिक से संबंधित जो विचार हैं वो हमारे देश में थे। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन आए हैं 3। एक क्वेश्चन 2023 का समझ में आ गया, इसमें सिंपल सा लिखा था कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं बता दो। अब 2024 में यही क्वेश्चन आता है, इसमें लिख दिया जाता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो 2024 में ये क्वेश्चन आया, लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। इसमें क्या है, इसमें लगभग हम सारी बातें लिख सकते हैं, शुरू से आधुनिक समय का भी थोड़ा बहुत डाल सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं। इसमें जो ये प्राचीन शब्द जुड़ गया, इसमें मतलब है मुख्यतः जो प्राचीन चीज़ें रही हैं, जैसे कि कौटिल्य वगैरह के समय, या जो प्राचीन समय भारत में जो राजनीतिक चिंतन रहा, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको ये समझ में आ गया। कुल मिलाकर मैं कहूँ कि अगर मैं इसमें और इसमें लगभग दोनों एक बराबर बातें लिख देता हूँ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में ही मेरे को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। और आपका सब्जेक्ट भी है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। तो चलिए इसी क्वेश्चन के आंसर को सबसे पहले देखते हैं, फिर यहाँ पर हम इसको भी समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम
थोड़ा सा प्राचीन समय में ज़्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही यही है, एंशिएंट एंड मेडाइवल। ठीक है, तो जो प्राचीन समय है तो उसका जो पोर्शन है वो ज़्यादा लेके चल रहे हैं हम विशेषताओं में। तो देखिए दोस्तों, पहले आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं ऐसा सामान्य सा, ठीक है, जिसमें आप बता देंगे जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन एक विशिष्ट और बहुआयामी परंपरा है जिसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता, धर्म, कर्तव्य और सामाजिक समन्वय की विशेष महत्व दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर बस एक गाइडेंस के रूप में आपको सारी बातें बताई जा रही हैं जो कि आपके लिए यूज़फुल है। प्लीज़ पेशेंस के साथ यहाँ पर सारी बातें समझें। देखिए, यहाँ पर पहले आप सामान्य रूप से लिख देंगे जैसे कि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन रहा है उसमें नैतिकता, आध्यात्मिकता की भावना, धर्म यानी कि कर्तव्य के रूप में जो धर्म रहा है वो, ठीक है, कर्तव्य और सामाजिक समन्वय की समाज में सद्भावना बनी रहे, तो ये हमें दिखाई देता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। ठीक है, ये उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। और भारतीय राजनीतिक चिंतन में सिर्फ सत्ता प्राप्ति की बात नहीं की गई कि मतलब सिर्फ ये बात नहीं की गई कि सरकार कैसे बनेगी, कि राजनीति की ही सिर्फ बात नहीं की गई, बल्कि इसमें लोक कल्याण और सामाजिक व्यवस्था को भी केंद्र में रखा गया। मतलब यहाँ पर कहने का सिंपल सा है कि सिर्फ इसमें सत्ता प्राप्ति की बात नहीं की गई, बल्कि जनता के कल्याण से संबंधित और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित बातें भी भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें दिखाई देती हैं। अब इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, वो ये हैं जैसे कि पहली एक विशेषता है आध्यात्मिकता और नैतिकता। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता दिखती है। ठीक है, मतलब जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो आध्यात्मिकता, नैतिकता से संबंधित जो गुण है उस पर टिका हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए राजतंत्र की प्रमुखता। मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें राजतंत्र अधिक दिखाई देता है। जैसे कि कौटिल्य ने बात की अपने अर्थशास्त्र में कि राजा के ये कर्तव्य होंगे। ठीक है, मतलब राजा से संबंधित बातें की। उसी तरह हमें दूसरे जो राजनीतिक विचार मतलब जो दूसरे जो विचारक हैं वो भी दिखाई देते हैं जिन्होंने राजतंत्र को ही केंद्र में रखकर कई सारी बातें बताई। मतलब अगर हम प्राचीन समय के भारतीय राजनीतिक चिंतन को देखें तो उस समय राजतंत्र को ही मतलब राजतंत्र को ही केंद्र में रखा गया था। मतलब यूँ कह सकते हो कि शासन प्रणालियों के रूप में राजतंत्र को ही मुख्य माना गया प्राचीन समय में। जैसे कि प्राचीन भारत में गणतंत्र भी थे लेकिन राजनीतिक विचार मुख्य रूप से राजतंत्र के इर्द गिर्द विकसित हुए। मतलब राजतंत्र से संबंधित ही हमें दिखाई देते हैं। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया जिसका मुख्य कर्तव्य लोक संग्रह यानी कि जन कल्याण था। अब देखिए इसके साथ ही एक और विशेषता हमें देखने को मिलती है जैसे कि धर्म और दंड दोनों की संयुक्त व्यवस्था। मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया भी है, जैसे कि राजा का धर्म है कि प्रजा की रक्षा करे वो। ठीक है, और मतलब समाज में ये एक विश्वास था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये धर्म के विरुद्ध होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, जो धर्म है वो नियम की तरह व्यवहार कर रहा है। जो धर्म है वो नियम की तरह कानून एक कर्तव्य के रूप में, एक नियम के रूप में हमें धर्म दिखाई दे रहा है। तो धर्म की व्यवस्था दिखाई देती है, साथ में दंड की व्यवस्था भी दिखाई देती है। जैसे कि अगर कोई मतलब नियमों का पालन नहीं करता तो उससे पनिशमेंट दी जाए, इसका भी व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो धर्म और दंड दोनों की हमें व्यवस्था दिखाई देती है। राज्य का नैतिक आधार राजधर्म। मतलब जो राज्य का नैतिक आधार था राजधर्म था। मतलब राजधर्म को काफी मुख्य माना गया। राजा का यह दायित्व है कि वह प्रजा को ऐसी परिस्थितियां दे जिसमें चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो सके। धर्म के स्रोत मतलब एक अच्छा माहौल दे। ठीक है, राजा धर्म के स्रोत श्रुति, स्मृति और लोकाचार को मानकर राजा को निर्णय लेना चाहिए। मतलब राजा को राजधर्म से बांधा गया कि राजा के लिए कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए कि राजा का ये कर्तव्य होगा, वो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। देखिए यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है जैसे कि महाभारत में ये भी हमें देखने को मिलता है कि यदि राजा धर्म विरुद्ध कार्य करे तो महाभारत के अनुसार प्रजा को उसे हटाने तक का अधिकार है। तो प्राचीन राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता क्या है, तो वो ये है कि हमें राजधर्म का सिद्धांत देखने को मिलता है प्राचीन राजनीतिक चिंतन में। अब अगर सिंपल सा राजनीतिक चिंतन भी लिखा है ना, भारतीय राजनीतिक चिंतन, तब भी आप ये सारी बातें लिखेंगे बिल्कुल सही होंगी ये। अब देखिए आप धर्म की व्यवस्था, ये सिद्धांत भी, ये विशेषता भी हमें देखने को मिलती है किसमें, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है, इसमें क्या है कि अगर कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति आ जाती है जिसमें कि जो कि राज्य के लिए संकट में है, ठीक है, कोई संकट की परिस्थिति आ जाती है, तो ऐसे में जो राजा है वो कुछ कठोर उपाय भी अपना सकता है, कुछ अनैतिक तरीके भी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपना सकता है। ये विचार भी हमें दिखाई देता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में। जैसे कि सामान्य समय में, जब उस समय सामान्य है तो राजा को धर्म के अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, जो राजा के कर्तव्य हैं राजा को उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे कि प्रजा की रक्षा करना, ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, न्याय करना। ठीक है,
तो धर्म के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन अगर कोई असाधारण या संकट की परिस्थिति होती है तो व्यवहारिक और कठोर उपाय जैसे कि षड्यंत्र, छल, विष, दमन आदि को भी उचित माना गया। इसके साथ ही राज्य का सप्तांग सिद्धांत। देखिए, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में हमें एक विशेषता दिखाई देती है सप्तांग सिद्धांत की, जिसे राज्य के एक शरीर के रूप में बताया गया है कि जो राजा है वो राज्य का शीर्ष है, सर है, ठीक है। जो मंत्री हैं वो राज्य की आंखें हैं, ठीक है। मित्र और सहयोगी जो हैं वो राज्य के कान हैं। जो कोष है, ठीक है, जो खजाना है वो राज्य का मुख है। जो सेना है वो राज्य की मस्तिष्क है। जो दुर्ग है यानी कि किले वगैरह हैं वो भुजाएं हैं, ठीक है। और जो जन भूमि है यानी कि जो प्रजा है और जो क्षेत्र है वो जंघाएं हैं, ठीक है। तो ये भी इसी सिद्धांत में हमें दिखाई देता है। इसके साथ ही विदेश नीति और कूटनीति का विकास, मतलब यहाँ पर हमें विदेश नीति और कूटनीति भी दिखाई देती है। जैसे कि शुक्राचार्य, मनु, कौटिल्य, इन्होंने विस्तृत कूटनीति विकसित की, जिसमें शामिल हैं जिसमें जैसे कि 6 नीतियाँ शामिल हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधिभाव, आश्रय। कूटनीति के 4 साधन जैसे कि साम, दाम, दंड, भेद, तो ये हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके साथ ही जैसे कि कराधान का नैतिक सिद्धांत, स्पेशली क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका प्राचीन से संबंधित है ना, कि एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसलिए जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन रहा है उसको मैं ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन भी आ रहा है तो वो आपसे यही पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, एक और है जैसे कि कराधान का नैतिक सिद्धांत, मतलब ये है कर प्रजा की सुरक्षा का मूल्य माना गया। मधुमक्खी सिद्धांत, राजा को बिना कष्ट पहुंचाए कर लेना चाहिए। यदि राजा जनता की रक्षा ना कर सके तो उसे कर लगाने का अधिकार नहीं। मतलब ये ऐसा माना गया कि जनता राजा को कर देती है, टैक्स देती है, तो बदले में राजा का पूरा मतलब ये कर्तव्य है कि राजा प्रजा की रक्षा करे, और अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता तो उसे कर लगाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये नैतिक सिद्धांत हमें दिखाई देता है। टैक्स लगाने का नैतिक सिद्धांत हमें दिखाई देता है कि राजा अगर प्रजा से टैक्स ले रहा है तो उसका ये कर्तव्य भी है कि वो प्रजा की रक्षा करे। राजनीतिक दायित्व और राजा प्रजा संबंध, हमें कई सारे राजनीतिक दायित्व दिखाई देते हैं, मतलब ऐसे दायित्व दिखाई देते हैं जो कि राजा और प्रजा से संबंधित हैं। जैसे कि राजा की आज्ञा पालन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह सुरक्षित और व्यवस्थित जीवन देता है। मतलब ये कि प्रजा से ये अपेक्षा की गई प्रजा से ये कि वो राजा की आज्ञा का पालन करेगी, ठीक है, क्योंकि राजा लोगों की सुरक्षा करता है और एक व्यवस्थित मतलब एक सुरक्षा देता है, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखता है। इसके साथ ही अत्याचारी राजा को हटाना या दंडित करना भी प्रजा का अधिकार माना गया। मतलब यहाँ पे दोनों के ही दायित्व हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि अगर राजा जो है वो अत्याचारी है, सही नहीं है, ठीक है, तो उसे हटाना भी यहाँ पर सही बताया गया। तो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं। जैसे कि अनेक ब्राह्मण ग्रंथ नाम है ग्रंथों का, ठीक है, अनेक ब्राह्मण ग्रंथ और जातक कथाओं में अत्याचारी शासकों को दंडित किए जाने के उदाहरण मिलते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक कौशल और गुप्तचर व्यवस्था, सुयोग्य, प्रशिक्षित, विश्वस्त राजपुरुष नियुक्त करने पर जोर। कौटिल्य ने विस्तृत गुप्तचर व्यवस्था और उनकी भूमिकाओं का वर्णन किया। यह आधुनिक इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। मतलब हमें एक प्रशासनिक कौशल और गुप्तचर व्यवस्था भी दिखाई देती है। इसके साथ ही अहिंसा और सत्याग्रह की परंपरा, इसको भी आप शामिल कर सकते हो। वैसे तो अहिंसा का जो सिद्धांत रहा है वो प्राचीन समय से भारतीय राजनीतिक चिंतन का हिस्सा रहा है। हालांकि इसे वर्तमान संदर्भ में भी आप ऐड कर सकते हो इस आंसर में। जैसे कि भारतीय राजनीतिक सोच दुनिया में अनोखा योगदान देती है। अहिंसात्मक राजनीतिक संघर्ष, यहाँ परिवर्तन हिंसा नहीं बल्कि नैतिक दबाव और सत्य के बल से लाया जाता है। अब देखिए निष्कर्ष, ऐसे निष्कर्ष लिख सकते हो आप सामान्य रूप से। एक्चुअली दोस्तों मैं एक बार रीड करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई सारी बातें आपको समझ में आ जाएं, ठीक है, और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषता यह है कि यह नैतिक, धर्म, लोक कल्याण और व्यावहारिक राजनीति इन सभी का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। यह राजनीति को केवल सत्ता का उपकरण नहीं बल्कि सजीवन मतलब एक अच्छा जीवन जीने के लिए और सामाजिक समरसता सद्भावना समाज में बनाए रखने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साधन मानता है। आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का यह अनोखा मेल इसे विश्व की अन्य राजनीतिक परंपराओं से अलग पहचान देता है। मतलब ये कुछ ऐसे तत्व देखने को मिलते हैं जो व्यवहारिक हैं, जिन्हें व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली लागू किया जाना चाहिए, ऐसे तत्व देखने को मिलते हैं। आध्यात्मिक मतलब जो आदर्श रूप है, ठीक है, वैसे तत्व भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि राजा को क्या कहा गया कि अगर सामान्य स्थिति है तो आपको आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, नैतिक रूप से देखा जाए तो आपको बिल्कुल धर्म के अनुसार कर्तव्य, जो भी आपका कर्तव्य है आपको उसका पालन करना है, ठीक है। आपको प्रजा की रक्षा करनी है, आपको एक सद्भावना का माहौल बना के रखना है, आपको
जो नैतिक नियम हैं उनका पालन करना है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई संकट की स्थिति आ जाए तो ऐसे में तो व्यवहारिक नहीं होगा ना कि आप नॉर्मली तरीके से काम कीजिए, तो ऐसे में हो सकता है कि आपको दूसरे उपाय, जो अनैतिक उपाय हैं, वो भी प्रयोग करने पड़े देश की, अपने राज्य की रक्षा के लिए, तो वो भी किए जा सकता है। तो इन दोनों का ही हमें यहाँ पे अनोखा मेल देखने को मिलता है, आध्यात्मिकता का और व्यवहारिकता का। आई होप यहाँ पर आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक और प्रश्न आया 2024 के ही एग्जाम में, लेकिन इसका आधा क्वेश्चन देखिए, इसमें बस पूछा है कि स्रोत बता दो मुख्य रूप से, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके मुख्य स्रोत बता दो। लेकिन साथ में ये पूछ लिया किस प्रकार वे प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को आकार देते हैं। तो ये जो यहाँ पे विचार पूछा गया, इसमें आपको विचार ही लिखने हैं, मतलब विशेषताएं ही लिखनी हैं। जो अभी आपको मैंने पढ़ाया वो बातें भी आप इसमें लिखोगे। वो बात अलग है कि आप थोड़ा मतलब बना कर यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखो यही तो पूछ रहा है कि जो राजनीतिक चिंतन है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, ठीक है। और फिर क्या पूछ रहा है कि वो किस प्रकार वे प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को आकार देते हैं। आगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे परिचय के रूप में आप सामान्य बातें लिख सकते हैं। जल्दी से मैं पढ़कर बता रहा हूँ दोस्तों। भारतीय राजनीतिक चिंतन हजारों वर्षों में विकसित एक समृद्ध और बहुस्तरीय परंपरा है। यह चिंतन किसी एक ग्रंथ या दार्शनिक पर आधारित नहीं है, बल्कि विविध धार्मिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और विधिक ग्रंथों से निर्मित हुआ है। इन सभी स्रोतों ने मिलकर प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था, सत्ता, नैतिकता, कर्तव्य, ये देखो ये सामान्य रूप से आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे आप हल्का हल्का समझ सकते हो। और ये परिचय वगैरह तो आप सामान्य रूप से, जब आपको पूरा टॉपिक, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप बनाकर लिख सकते हो सामान्य बातें। इसमें बस ये आप यही बता रहे हो कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन रहा है उसके कई सारे स्रोत हैं, ठीक है। और हमें कई सारे आध्यात्मिकता, नैतिकता, ठीक है, जन कल्याण से संबंधित विचार देखने को मिलते हैं। ये सामान्य बातें आपने बताई यहाँ पर। अब देखिए मुख्य रूप से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपसे पूछा गया स्रोत, ठीक है, क्या सोर्सेज हैं। जैसे कि वेद हैं, वेद से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, यहाँ से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि राजा के बारे में, जनसभा के बारे में, जैसे कि सभा होती थी, समिति होती थी, लोकतांत्रिक, ये कुछ हमें दिखाई देता है कि जिसमें सभा और समिति में कई सारे डिसीजन लिए जाते थे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में सभा और समिति हमें दिखाई देती है। धर्म, रीत, मतलब जो नैतिक व्यवस्था है, नैतिकता से संबंधित जो नियम है वो, ठीक है। सत्ता को नैतिक रूप से नियंत्रित करने का विचार। अब देखिए ये जो वेद हैं हमें वो कई सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे वही सारी, यहाँ पर वही बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पहले बताया गया कि वेद एक मुख्य स्रोत है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, जो कि हमें ये सारी बातें बताते हैं। नीचे जो बातें लिखी हुई हैं, इनका एक जो मुख्य योगदान है, एक बड़ा योगदान, वो ये है कि राजतंत्र के प्रारंभिक स्वरूप को बताते हैं वेद। साथ में सामाजिक अनुशासन, जो सामाजिक अनुशासन उसके बारे में, नैतिक शासन की नींव के बारे में बताते हैं। उपनिषद से भी हमें कई सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। वो भी एक मुख्य स्रोत हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के। जैसे कि ब्रह्म, आत्मा और समानता का आध्यात्मिक दृष्टिकोण, सत्ता और समाज में नैतिकता और ज्ञान का महत्व, योगदान, राजनीति को आध्यात्मिक और नैतिक आधार प्रदान किया। शासन का लक्ष्य केवल सत्ता नहीं बल्कि धर्म और कल्याण है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो प्रश्न है, जैसे कि मुख्य स्रोत वाला, आप चाहें तो यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। देखिए रामायण और महाभारत, तो ये भी एक स्रोत है। आदर्श राजा, आदर्श प्रशासक और धर्मपरायण शासन की अवधारणा, ये सारी बातें हमें यहाँ से पता चलती हैं। तो ये मतलब ये सारे सिद्धांत हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। आदर्श राजा के बारे में हमें पता चलता है, आदर्श प्रशासक के गुणों के बारे में पता चलता है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। महाभारत में शांति पर्व, महाभारत का एक भाग है शांति पर्व। इसमें राजनीति, युद्ध, राज्य चिंतन के बारे में मतलब कई सारी बातें बताई गई हैं। राजधर्म और न्याय का विस्तृत विवेचन देखने को हमें मिलता है यहाँ पर। इसके साथ ही देखिए इसका योगदान, राजा की भूमिका रक्षक प्लस मतलब साथ में ही धर्म पालक दोनों रूपों में विकसित हुई। मतलब प्रजा की रक्षा करने वाला राजा, साथ में धर्म पालक यानी कि धर्म के अनुसार चलने वाला। अब देखिए धर्मशास्त्र, जैसे कि मनुस्मृति, नारद स्मृति, ये जो मतलब धर्मशास्त्र हैं, इनसे भी हमें, ये भी मतलब एक स्रोत हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के। देखो आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, वो स्रोत क्या हैं। तो वो स्रोत यही हैं, जैसे कि अभी उपनिषद के बारे में बात की, रामायण, महाभारत, ठीक है, धर्मशास्त्र, तो ये वो स्रोत हैं। जैसे कि अभी आगे बात करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब देखिए समाज, वर्ण व्यवस्था, दंड, कर्तव्य, विवाह, संपत्ति आदि का विधिक प्रबंधन, राज्य के लिए नैतिक और धार्मिक कानून व्यवस्था और सामाजिक संगठन की आधार भूमि प्रदान की।
मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर बहुत शॉर्ट में बताया गया है कि ये इन सभी चीज़ों के बारे में हमें कई सारी जानकारी मिलती है। समाज के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है, जो दंड से संबंधित व्यवस्था थी, ठीक है, विवाह, संपत्ति आदि के बारे में हमें पता चलता है इन धर्मशास्त्रों से। जैसे कि प्राचीन समय में समाज कैसा था, मनुस्मृति को हम पढ़ते हैं तो हमें कई सारी बातें समझ में आती हैं। कई सारे जो दूसरे जो मतलब पुराने ग्रंथ हैं, प्राचीन समय के जो सोर्स हैं, वहाँ से हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में समाज कैसा था, या कैसे नियम थे, या मतलब किस किस तरह की राजनीतिक चिंतन जो है वो कैसा था। तो कई सारी बातें पता चलती हैं हमें। तो ये स्रोत हैं। एक बात यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, जैसे कि कौटिल्य के बारे में आपने अगर पढ़ लिया, तो मैंने आपको कौटिल्य के बारे में कई सारी बातें पढ़ाई, तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये बातें हमें देखने को मिलती हैं, जो बातें आपने पढ़ी। मतलब यहाँ पर जो सोर्सेज हैं वो एक तरह की बात के जो आपके चैप्टर्स हैं उनसे भी मिलते जुलते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उससे हमें कई सारी जानकारी मिलती है। जिस व्यक्ति ने पढ़ रखा है वो आराम से यहाँ पर इसके अंदर की बातें लिख देगा। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें राज्य से संबंधित बातें मिलती हैं, ठीक है। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के बारे में बातें बताई हैं, मंडल सिद्धांत के बारे में हमें कई सारी बातें पता चलती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें राजनीति का व्यवहारिक, वैज्ञानिक और यथार्थवादी विश्लेषण देखने को मिलता है। मतलब कई सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। विदेश नीति के बारे में पता चलता है। देखिए, भारत में पहली बार इसका जो योगदान है वो है कि भारत में पहली बार राजनीति को व्यवहारिक विज्ञान काफ़ी व्यवस्थित रूप में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बौद्ध और जैन साहित्य, जैसे कि बौद्ध और जैन साहित्य से हमें अहिंसा, दया, समानता, लोक कल्याण, इनके विचार देखने को मिलते हैं। सामाजिक न्याय का विचार हमें देखने को मिलता है। बुद्ध के अनुसार राजा का धर्म लोगों के कल्याण में है। संघ व्यवस्था प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपरा थी, मतलब शुरुआती लोकतांत्रिक परंपरा हमें संघ व्यवस्था के रूप में देखने को मिलती है। जो बौद्ध और जैन साहित्य इनका योगदान, जैसे कि नैतिक, अहिंसक और जनता केंद्रित शासन की धारणा को इन्होंने मजबूत किया। इसके साथ ही कुछ और स्रोत हैं, जैसे कि इतिहास, स्मृतियाँ और पुराण, ठीक है। तो मतलब इनसे भी हमें कई सारी चीज़ें पता चलती हैं। इसके साथ ही नीति शास्त्र और साहित्य वगैरह ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोर्सेज के रूप में। तो यहाँ पर हमने इस स्रोत को देख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ, क्योंकि इसी क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों को कैसे आकार देती है। देखो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो आपने इसको भी पढ़ लिया साथ में। जैसे कि आपने एक पढ़ लिया कौटिल्य, कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो एक स्रोत हो गया अपने आप में, ठीक है। लेकिन साथ में जो विचार दिए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हमें विचार देखने को मिलते हैं वही विचार आप आगे लिख सकते हो। कि जैसे कि जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है, ठीक है, उसमें हमें कई सारे विचार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप वही विचार लिख देना जो मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन अभी यहाँ पर इस वीडियो में पढ़ाया, वो सारे विचार आप लिख दो, ठीक है। और कुछ विचार मैंने इसी वाले आंसर में आपको समझाया। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें मंडल सिद्धांत देखने को मिलता है, ठीक है, और राज्य से संबंधित कई सारी बातें देखने को मिलती हैं। वही बातें यहाँ पर लिखी हैं, जैसे कि राज्य का नैतिक और धार्मिक आधार, ठीक है, राजा की भूमिका, जैसे कि राजा की भूमिका रक्षक, संरक्षक और धर्मपालक के रूप में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो वही बातें बस थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया गया है वही बातें। यहाँ पे आपको कुल मिलाकर भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं ही लिखनी है। यहाँ पे निष्कर्ष एक देख सकते हो आप, जैसे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन किसी एक ग्रंथ का परिणाम नहीं, बल्कि अनेक दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और विधिक स्रोतों का संयुक्त योगदान है। इन स्रोतों ने प्राचीन भारत में धर्म आधारित शासन, लोक कल्याण और राजधर्म, दंड नीति, राजनीतिक यथार्थवाद, सामाजिक व्यवस्था जैसी अवधारणाओं को विकसित किया। तो यहाँ तक ये आपको हल्का सा समझ में आ गया। अब कुल मिलाकर कहा जाए तो एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको यूनिट 1 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बता दिए, साथ में उनके आंसर्स भी बता दिए। अब देखिए, ये जो दूसरा आंसर था, बस यही आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। बाकी देखिए, जो यूनिट 1 मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है, ठीक है, जो प्लेलिस्ट है एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट की मेरे चैनल पर जिसमें मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ाया, अगर आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया, ठीक है, और आज यहाँ पर आपने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको भी समझ लिया और इनके आंसर्स को भी हल्का हल्का समझ लिया, तो आप कह सकते हो कि आपकी यूनिट 1 लगभग हो गई। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन था वो तो इजी था, उसका आंसर देना आपके लिए काफ़ी इजी होगा, क्योंकि आप पहले से परिचित हो कि भारतीय राजनीतिक चिंतन क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको हल्की हल्की जानकारी दी, ये आपको समझ में आ गया। स्रोत वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मैंने यूनिट 1 में मैंने ये टॉपिक यूनिट 1 में मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया। हालांकि सिलेबस में भी मुझे नहीं लगा कि पढ़ाना है, लेकिन अब मैंने यहाँ पर आपके लिए वो थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने आपको हल्का हल्का यहाँ पे बता दी, जैसे कि वेद हो गए, ठीक है, रामायण, महाभारत,
उपनिषद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये स्रोत हैं। तो स्रोत भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो काफ़ी अच्छे से ये आपका यूनिट 1 से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मनु से संबंधित बातें हम करते हैं कि देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा इजी है दोस्तों आप लोगों के लिए एक्चुअली ये कि जैसे कि अब मनु से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है ना, नॉर्मली मैंने वीडियो में जो पढ़ा रखा है, ठीक है, वैसे तो यूनिट 1 में भी मैंने जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मनु से संबंधित नॉर्मली जो भी क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी मतलब कई क्वेश्चन वीडियो को अगर आपने देख रखा है जो मैंने आपको पढ़ाया है मनु से संबंधित, तो काफ़ी कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस एक बार आपको हल्का हल्का जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स को देखना है, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाएगी। देखिए, मनु से संबंधित कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। 2023 में क्वेश्चन आया था मनुस्मृति से संबंधित जो क्वेश्चन आया था एक, कि मनुस्मृति में रचनाकारिता एवं अंतर्विरोधों पर प्रकाश डालिए। तो कई बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे इसमें, लेकिन बस आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। इसके बाद अगर आपने मनु वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो आप आराम से इसका उत्तर दे दोगे। अभी मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसके साथ एक प्रश्न आया, प्राचीन कानून और सामाजिक मानदंडों के स्रोत के रूप में मनुस्मृति की प्रामाणिकता की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए, दोनों का ही आंसर थोड़ा अलग है। अब दोनों को ही हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहले 2023 के प्रश्न को देखते हैं। देखो, इसमें बस आपसे ये पूछा गया कि जो मनुस्मृति है उसकी रचनाकारिता और उसमें अंतर्विरोध, मतलब पहले आप ये बता दो कि मनुस्मृति से संबंधित जो विचार हैं मुख्य वो आप बता दोगे, फिर अंतर्विरोध बताओगे। अंतर्विरोध का मतलब यहाँ पर यह है कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब ये कुछ विचार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें मनुस्मृति में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें की गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आगे देख ही लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये परिचय तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखिए परिचय यही है कि जो मनुस्मृति में जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो, ठीक है, और इसमें जो कुछ बातें हमें अंतर्विरोध के रूप में भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि कुछ बातें मनुस्मृति में पक्ष में भी कही गई हैं, किसी चीज़ के विपक्ष में भी कही गई हैं। जब हम उनको समझ लेंगे तो और अच्छे से बातें आपको परिचय के रूप में समझ में आ जाएगी। देखिए, मनुस्मृति की रचनाकारिता। देखिए, रचनाकारिता मतलब यह है कि मनुस्मृति केवल सामाजिक नियंत्रण का ग्रंथ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था की रचनात्मक रूपरेखा भी प्रस्तुत करती है। इसकी प्रमुख रचनात्मक विशेषताएं निम्न हैं, जैसे कि सामाजिक संगठन का विस्तृत विवरण। मतलब मनुस्मृति में जो मुख्य विचार हैं पहले आप उन्हें लिखेंगे। जैसे कि सामाजिक संगठन का विस्तृत विवरण दिया गया है मनुस्मृति में, जैसे कि परिवार, विवाह, उत्तराधिकार, ठीक है, संपत्ति, सामाजिक कर्तव्य, राजा और राजा के जो कर्तव्य हैं उसके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं, ये आप लिखोगे, ठीक है। और लिखोगे आगे जैसे कि आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। मनुस्मृति में 4 आश्रम की बात की गई, जैसे कि ब्रह्मचार्य, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है, इनकी बात की गई है मनुस्मृति में। इसके बाद और आगे लिखोगे आप, कई सारे हैं, तो मतलब कई सारे विचार हैं इसमें, जैसे कि राज्य और राजधर्म के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। जैसे कि राजा का जो कर्तव्य है, ठीक है, वो लोक कल्याण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, इसके बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं। न्याय करना, न्याय व्यवस्था के बारे में, कर व्यवस्था के बारे में, दंड नीति के बारे में, प्रशासनिक संगठन के बारे में कई सारी बातें मनुस्मृति में बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आप क्या बता रहे हो, ये बता रहे हो मनुस्मृति के मुख्य विचारों को, जो रचनाकारिता है, जो एक तरह से थोड़े जानकारी देने वाले जो विचार हैं वो आप बता रहे हो पहले, ठीक है। जैसे कि दंड व्यवस्था के बारे में हमें कई सारी जानकारी मनुस्मृति में मिलती है। जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह मनुस्मृति भी दंड व्यवस्था पर काफ़ी जोर देती है। यह प्राचीन भारत की कानूनी व्यवस्था को समझने का एक प्रमाणिक स्रोत है, ठीक है। तो जो पहले जो ऐसे विचार हैं जो बहुत ज़्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं मनुस्मृति के, पहले आप उनको लिख रहे हो रचनाकारिता में, ठीक है, आप उसको लिख रहे हो। इसके बाद आप क्या लिख रहे हो, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि जैसे कि आर्थिक और सामाजिक नैतिकता का निर्माण, सामाजिक नैतिकता के बारे में हमें कई सारी बातें पता चलती हैं। जैसे कि मनुस्मृति में आर्थिक आचार विचार पर स्पष्ट निर्देश हैं, जैसे कि व्यापार में ईमानदारी, उचित मापन, चोरी, भ्रष्टाचार से बचाव, कर व्यवस्था की नैतिकता आदि। अब देखिए, मनुस्मृति में हमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, अंतर्विरोध यानी कि विरोधाभास देखने को मिलता है। जैसे कि मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की असमानता की बात की गई है, लेकिन साथ में धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत की बात की गई है। मनुस्मृति एक और कहती है कि धर्म सबके लिए समान है, लेकिन साथ में वर्ण व्यवस्था की असमानता की भी बात करती है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर कर्तव्य और अधिकार तय करती है, जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर जो वर्सेस लिखा है, ठीक है, इसकी जगह आप बनाम लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में असमानता बनाम धर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत, मनुस्मृति के संदर्भ में समझ रहे हो ये आप, ठीक है। देखिए, जैसे कि और आगे बताया जा रहा है, जैसे कि स्त्री के स्थान को लेकर भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। जैसे कि मनुस्मृति स्त्री के बारे में 2 प्रकार के विचार प्रस्तुत करती है। कुछ सकारात्मक बातें हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नकारात्मक बातें भी हमें दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बस थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाए कि आपका क्वेश्चन
आपसे क्या आंसर चाह रहा है, बस वही मेरा यहाँ पे बताने का उद्देश्य है। थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज है, और क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसमें जो मैंने मतलब जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया और इस वीडियो को एक आइडिया के रूप में ले लिया कि कौन सा क्वेश्चन आपसे क्या आंसर पूछ रहा है, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे बहुत क्वेश्चन है, हमें सबको देखना है अभी यहाँ पर। इसके साथ ही दंड व्यवस्था में समानता और वर्णाधारित दंड। कुल मिलाकर कहा जाए तो मनुस्मृति एक तरफ कहती है कि राजा को न्याय समान रूप से देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ दंड तय करते समय वर्ण के आधार पर अंतर भी रखती है, मतलब ऊंची जाति के लिए कम दंड, नीची जाति के लिए अधिक दंड। अब देखिए इसके साथ ही आध्यात्मिक रूप में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि देखिए एक तरफ उपनिषद और गीता कहते हैं सभी आत्माएं समान है, लेकिन मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर उदाहरण में उपनिषद और गीता के उदाहरण यहाँ पर दे दिए गए हैं, लेकिन आपको बेसिकली यहाँ पर मनुस्मृति के संदर्भ में लिखना था, तो आप चाहें तो इस पॉइंट को कट भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए समय के साथ अप्रासंगिक हो जाना बनाम सार्वकालिक होने का दावा। मनुस्मृति स्वयं को सदैव लागू होने वाली व्यवस्था कहती है, लेकिन आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक जरूरतें, सामाजिक गतिशीलता, मानव अधिकारों की आधुनिकता की अवधारणा, इनके चलते इसके कई नियम के साथ समय के साथ असंगत हो गए। इससे धर्मशास्त्र की सार्वभौमिकता का दावा कमजोर पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों निष्कर्ष एक देख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। मनुस्मृति भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन की एक प्रमुख प्राचीन कृति है। इसमें जहाँ राज्य और समाज की स्पष्ट रचना, जीवन के 4 आश्रमों की व्याख्या, राजनीतिक नैतिकता, दंड व्यवस्था, आर्थिक सामाजिक अनुशासन जैसे अत्यंत मूल्यवान रचनात्मक विचार मिलते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था की कठोरता, स्त्री स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, सामाजिक असमानता और वर्ण आधारित दंड नियम जैसे कई अंतर्विरोध इस कृति को विवादास्पद भी बनाते हैं। तो आपको ये बातें आई होप समझ में आई होंगी। अब देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में कौटिल्य के से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कौटिल्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है उसका मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे मैंने जो ऑलरेडी आपको वीडियोस में पढ़ाया है, जैसे कि आपकी जो यूनिट 5 है कौटिल्य की, उसमें उसका जो लेक्चर 1 मैंने आपको पढ़ाया, इसमें आप कौटिल्य से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आता है कि कौटिल्य के राज्य से संबंधित क्या विचार हैं, राजा के बारे में कौटिल्य ने क्या क्या बातें कही हैं, तो इसमें आपको पूरा एक तरह से कंटेंट ठीक ठाक मिल जाएगा। और जो सेकंड लेक्चर है इसमें मैंने मुख्य रूप से मंडल सिद्धांत को पढ़ाया, तो मंडल सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। अगर मंडल सिद्धांत से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो कौटिल्य से संबंधित मैंने जो आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं, अगर आप उनको काफ़ी डिटेल में समझ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप आराम से कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो पहले आ चुके हैं कौटिल्य से संबंधित। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में स्वामी के महत्व का परीक्षण कीजिए। सप्तांग सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया है, तो सप्तांग इस क्वेश्चन में आपको सप्तांग सिद्धांत को बताना है, साथ में जो स्वामी है, ठीक है, सप्तांग सिद्धांत में जिससे स्वामी कहा गया है, जो राजा है, राजा के महत्व को यहाँ पर आपको बताना है, स्वामी के महत्व को आपको बताना है कि राज्य के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, उसके कर्तव्य वगैरह के उसके कर्तव्य वगैरह के बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताना है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि कौटिल्य के विचारों में राजा निरंकुश नहीं था, उपरोक्त कथन के आलोक में प्राचीन भारत में राज्य के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ पर जो राज्य का सिद्धांत है कौटिल्य का, वही वो आपको यहाँ पर बताना है। और बेसिकली कौटिल्य ने राजा के जो भी कर्तव्य वगैरह बताए, राजा से संबंधित जो भी बातें कही, वो आपको यहाँ पर बतानी है। कई बार डायरेक्टली मंडल सिद्धांत से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को बताइए। तो मैंने आपको बता दिया कि कौटिल्य से संबंधित जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए हैं, अगर आप उनको देख लेंगे, काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे आपको समझाया है। अगर आप कौटिल्य से संबंधित जानकारी को अच्छे से समझ लेंगे तो आराम से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर बृहस्पति जी से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया है एग्जाम में। बृहस्पति द्वारा वर्णित शासन कला के विभिन्न आयामों और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2024 में आया था। हालांकि मतलब 2023 के एग्जाम में बृहस्पति जी से शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बृहस्पति का न्याय सिद्धांत, तो न्याय सिद्धांत से क्वेश्चन आया था। मतलब दोस्तों बृहस्पति जी के बारे में भी मैंने आपको यूनिट में पढ़ा रखा है, तो आराम से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप आराम से आपको मतलब आंसर मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि अगर बृहस्पति जी से ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिसमें आपसे कहा जाए शासन कला, स्टेट क्राफ्ट के बारे में आपसे कहा जाए, तो इसमें आप क्या क्या लिख सकते हो। ठीक है, देखिए इसमें आपको मुख्य रूप से यही लिखना है कि बृहस्पति जी ने शासन कला से संबंधित जो भी बातें बताई, ठीक है, जो भी उन्होंने राज्य के बारे में जो भी बातें बताई, शासन कला मतलब जो राज्य को चलाने के तरीके के बारे में बताया गया हो, ठीक है, राजा के बारे में, शासन के बारे में, सामाजिक व्यवस्था कैसे मैनेज की जा सकती है उसके बारे में जो भी बातें बताई गई वो सारी बातें लिखनी होती हैं इसमें। ठीक है, शासन कला में वो सब शामिल है, जैसे कि राज्य की संरचना और उद्देश्य, ठीक है, उसके बारे में जो बातें बताई गई, ठीक है, राजा का स्वरूप, राज्य का स्वरूप कह लो, ठीक है, और उसकी भूमिका। इसके साथ ही जैसे कि मंत्री परिषद और प्रशासन, ठीक है, मतलब जैसे कि बृहस्पति जी मानते हैं कि राजा अकेला सब कार्य नहीं कर सकता, इसलिए उसे सक्षम, बुद्धिमान और योग्य मंत्रियों की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही राष्ट्र और आर्थिक व्यवस्था, राष्ट्र को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया। मतलब यहाँ पे जनपद के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो क्षेत्र है, ठीक है, वो तो उस क्षेत्र, उस मतलब संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये राज्य का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, राष्ट्र आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है, कृषि, व्यापार, उत्पादन पर विशेष बल। उन्होंने जिस राष्ट्र की बात की तो वो कृषि, व्यापार और उत्पादन पर इसमें उन्होंने विशेष बल दिया। इसके साथ ही जो शासन के अलग अलग अंग हैं जैसे कि कोष, ठीक है, तो इसके बारे में भी जो बातें बताई गई हैं, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि बृहस्पति कहते हैं धन के बिना राज्य नहीं चल सकता, कोष राज्य का जीवन रक्त है। तो मतलब शासन कला में शासन चलाने से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें आगे जैसे कि न्याय और दंड व्यवस्था, इसको भी लिखा गया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। बस में आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है, इसके लिए आपको यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं। निष्कर्ष के रूप में हम थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे कि बृहस्पति की शासन कला एक संगठित, आर्थिक रूप से सशक्त, नैतिक और दैवीय शासन आधारित शासन प्रणाली प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार राज्य तभी टिक सकता है जब राजा धर्म पालक हो, यानी कि राजा धर्म के अनुसार चले, कोष मजबूत हो, ठीक है, मंत्री परिषद सक्षम हो और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष और वैज्ञानिक हो, मतलब न्याय व्यवस्था सही हो। अब देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जैसे कि कबीर के समकालीन समाज में व्याप्त असमानताओं के संबंध में उनके विचारों की विवेचना कीजिए। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कबीर के विचार हैं उनको आप बताइए। देखिए कबीर ने जो भी बातें बताई, जो भी विचार बताए, अगर आप उन सभी को यहाँ पर लिख दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। जो चैप्टर आपको मैंने कबीर से संबंधित पढ़ाया है उसमें मैंने आपको जो भी बातें कबीर से संबंधित, कबीर जी से संबंधित बताई हैं वो सारी आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसी तरह गुरु नानक जी से संबंधित भी कोई प्रश्न आता है तो उसमें भी आप लिख सकते हो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए आपको। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा मतलब आप यहाँ पे एक आंसर का मतलब एक थोड़ा सा अंदाज़ा ले सकते हैं। जैसे कि कबीर की समय की प्रमुख असमानताएं, जैसे कि उस समय जाति और वर्ण व्यवस्था की कठोरता, हिंदू मुस्लिम धार्मिक संघर्ष और पाखंड, ब्राह्मणवादी वर्चस्व, आर्थिक असमानता और शोषण, मतलब उस समय जो परिस्थितियाँ थी उसको थोड़ा यहाँ पे बता दिया गया। बाकी मुख्य रूप से उनके जो विचार हैं उनको बताया गया। जैसे कि सामाजिक असमानताओं पर कबीर जी के जो विचार है, जैसे कि जाति वर्ण के भेदभाव का विरोध किया उन्होंने, अपने दोहों के माध्यम से उन्होंने कई सारे मतलब अपना जो सख्त विरोध है उसको प्रकट किया। अपने जो दोहे थे उनके जो दोहे उन्होंने कहे उसके द्वारा उन्होंने कई मतलब जो समाज में असमानता थी, ठीक है, जो मतलब समाज में भेदभाव था तो उस पर कटाक्ष किया है उन्होंने। मतलब दोस्तों मैंने आपको जो बातें आपको पढ़ाई हैं कबीर जी के बारे में, उनके जो विचार हैं आपको वो लिखना है यहाँ पे, ठीक है, जो उन्होंने विचार दिए हैं आपको वो विचार यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि आर्थिक असमानता और शोषण की उन्होंने आलोचना की, ठीक है, लिंग असमानता पर अप्रत्यक्ष आलोचना, ठीक है, तो जो उनके विचार हैं आपको वो बताने हैं। इसके साथ ही एक क्वेश्चन बसवन्ना जी से आया है, जिसके लोकतंत्र और राज्य प्रशासन पर बसवन्ना के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। इसमें लोकतंत्र और राज्य से संबंधित जो राज्य प्रशासन से संबंधित उनके जो विचार हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जो भी बातें हैं वो आपको बतानी है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया, अद्वैत वेदांत दर्शन से क्या आशय है, भारतीय दर्शन और राजनीति में इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों हिंदू दर्शन में आदि शंकराचार्य के योगदान की चर्चा और विश्लेषण कीजिए। ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अब देखिए ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये जो अभी क्वेश्चन था, अद्वैत वेदांत दर्शन से क्या आशय है, इसमें आपको जो अद्वैत वेदांत दर्शन है इसके बारे में लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही इसका क्या महत्व है भारतीय दर्शन और राजनीति में इसकी महत्ता को स्पष्ट कीजिए। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि ये आपसे क्या पूछ रहे हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों एक ही यूनिट से हैं, हालांकि ये वाला क्वेश्चन 2024 में और ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया। दोस्तों मैंने जो आपको चैप्टर पढ़ाया है इस पर जो यूनिट है वो जो मैंने आपको पढ़ाई है उससे थोड़ा आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में मतलब आप
वहाँ से थोड़ा पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। अब देखिए एक शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन आया था 2024 में, जिसमें डायरेक्टली एक मतलब एक जो बिंदु है वो है मंडल थ्योरी से, मंडल सिद्धांत से। मंडल सिद्धांत कौटिल्य से संबंधित है, मैंने आपको बता दिया, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो पूरा आप यहाँ लिख दोगे, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए मुख्य रूप से दोस्तों जो मतलब जो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए हम बात करें तो 5 पेजेस का आंसर आपको लिखना चाहिए, ठीक है। हालांकि आपने 4 पेज भी लिखा, अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और कोशिश करें थोड़ा बना कर काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयास करें, और 5 पेज तक लिखेंगे तो ये काफ़ी बेटर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। शॉर्ट नोट के लिए 2 से 3 पेज तक लिख सकते हैं। जो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आते हैं उनमें आप 2 से 3 पेज तक के क्वेश्चंस मतलब आंसर्स लिख सकते हैं। और अगर आपको मतलब आप चाहते हैं कि मेरा आंसर थोड़ा ठीक ठाक बड़ा हो जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है यहाँ पर कि जैसे कि अगर इस सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, तो जैसे कि मैंने हर चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है, तो वहाँ से आपको हर चैप्टर्स के बारे में, यूनिट के बारे में काफ़ी आइडिया मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप पढ़ लोगे, तो कंटेंट आपके पास काफ़ी रहेगा। और जो आपको मतलब वहाँ पर आंसर शीट मिलती है, तो आराम से जब आप लिखना शुरू करेंगे तो 4 से 5 पेज आपके आराम से फिल हो जाएंगे। हालांकि मेन फोकस तब भी आपका जो कंटेंट है, आप लिख रहे हैं, सही चीज़ें लिखें, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है पेजेस का। मुख्य रूप से होता है कि जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, उसका आप थोड़ा विस्तार पूर्वक आंसर दें। बाकी जब आप पेजेस के बारे में कहते हैं तो यकीन मानिए कि हाँ, 5 पेजेस तक का आंसर नॉर्मली एक काफ़ी ठीक ठाक, काफ़ी अच्छा आंसर है। और शॉर्ट नोट के रूप में अगर हम बात करें तो अगर 2 से 3 पेज का भी आंसर आप लिखते हैं तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि एक कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि जिससे कि 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो जैसे कि ऐसा ना हो कि एक प्रश्न का उत्तर तो आप कई सारे पेजेस में दे रहे हैं और दूसरे का उत्तर आप मान लीजिए बहुत कम पेजेस में दे रहे हैं, तो एक कंसिस्टेंसी भी जो आंसर चेक कर रहा है टीचर, प्रोफेसर, उसको दिखनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक पहला प्रश्न आपने 5 पेजेस कर दिया, ठीक है, दूसरा प्रश्न आपने मान लीजिए 4 पेज कर दिया, ठीक है, 4 पेज का कर दिया, ठीक है, तीसरा प्रश्न हो सकता है आपने 6 पेज का कर दिया, चौथा प्रश्न आपने मान लीजिए 5 पेज का कर दिया, तो ये तब भी ठीक है। लेकिन किसी बच्चे ने मान लीजिए ऐसा किया, पहला प्रश्न 1 पेज का कर दिया, ठीक है, दूसरा प्रश्न 6 पेज का कर दिया, तीसरा प्रश्न मान लीजिए उसने फिर 3 पेज का कर दिया, और चौथा प्रश्न उसने मान लीजिए 10 पेज का कर दिया, तो ये बहुत मतलब इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही स्टूडेंट की, ठीक है। तो नॉर्मली प्रयास करें कि 4 से 5 पेज तक आप एक अच्छा प्रॉपर ठीक ठाक आंसर लिखें, ठीक है। 5 पेज, 5.5 पेज ये भी चलेगा, 6 पेज भी अच्छा है, कोई बेकार नहीं है। और शॉर्ट नोट के रूप में 2 से 3 पेज का आप आंसर लिखने का प्रयास करें। और जैसे कि अभी मंडल सिद्धांत अगर आप पढ़ लेंगे, तो जब आप लिखने बैठेंगे ना, तो कई सारी चीज़ें आप इसमें लिख देंगे, 3 पेज भी इसमें आराम से भर जाएंगे। मतलब ये हमें थोड़ा आंसर विस्तार पूर्वक वहाँ पे बताना होता है। अब यहाँ पे ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए अग्नासूत्र से संबंधित भी प्रश्न आता है, जिसमें राजत्व के सिद्धांत से संबंधित आता है प्रश्न कि अग्नासूत्र में जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें राजत्व के सिद्धांत के बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए। तो जो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, जो भी बातें, वो आप बातें यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजशाही पर अबुल फजल के विचार, तो अबुल फजल के बारे में मैंने जो पढ़ा रखा है वो यहाँ पर लिख दोगे। मतलब आप अगर वहाँ से वीडियोस में पढ़ लोगे, वीडियोस में मैंने आपको जो पढ़ाया है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, राजनीति पर तिरुवल्लुवर के विचार। हालांकि दोस्तों मैंने इनको नहीं पढ़ाया, उस समय टाइम की शॉर्टेज थी और अभी भी टाइम की शॉर्टेज है। मुझे पढ़ाना चाहिए था, लेकिन इनको मैं पढ़ा नहीं पाया हूँ अभी। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो अन्य स्रोत से, एसवाल की बुक से भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं, इनके विचारों को समझ सकते हैं। अब देखिए तिरुवल्लुवर से संबंधित ही एक और प्रश्न 2023 में आया था, कुछ इस तरह। देखिए थिरुकुरल विश्व के उन प्राचीन नैतिक लेखनों में से एक है जो हमारे पास आया है, उपरोक्त कथन पर चर्चा कीजिए, ठीक है। इसमें ये जो थिरुकुरल शब्द लिखा है दोस्तों, ये तिरुवल्लुवर से संबंधित रचना है, ठीक है, ग्रंथ है। तो आई होप यहाँ पे ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 2023 में एक प्रश्न आया था, गुरु नानक जी से संबंधित, गुरु नानक के समन्वयवाद की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। जैसा दोस्तों मैंने आपके लिए कबीर से संबंधित बातें बताई, कबीर जी से संबंधित, वैसे ही गुरु नानक जी से संबंधित जो बातें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, वो सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या जो भी उनके विचार हैं गुरु नानक जी से संबंधित, गुरु नानक जी के जो भी विचार हैं समन्वयवाद से संबंधित, ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित, ठीक है, समाज में सद्भावना से संबंधित उनके जो विचार हैं, उनको यहाँ पर आपको लिखना है ऐसे प्रश्न में, ठीक है। अबुल फजल से संबंधित तो एक प्रश्न शॉर्ट नोट में हमने देखा, अभी 2024 में आया था, वैसे ही प्रश्न 2023 में एक पूर्ण प्रश्न के रूप में आया था। अब यहाँ पे आप और देख सकते हैं, आप एक आइडिया लगा सकते हैं
कि किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप यहाँ पे ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखिए दोस्तों, शुक्र नीति भी यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। शुक्र नीति से भी किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको समझ लो। शुक्र नीति में राजसत्ता और शासन कला की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए। मतलब ये कि शुक्र नीति में राजसत्ता के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं, ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के बारे में या राजा के बारे में, शासन चलाने से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें आपको लिखनी होंगी ऐसे प्रश्न में। वैसे ही कुछ प्रश्न, वैसे ही लगभग सेम प्रश्न हमें 2023 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, 2023 में भी यही प्रश्न आया था कि शुक्र नीति में राजत्व एवं शासन कला की अवधारणा क्या थी, इस पर चर्चा करें। आई होप दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, कुल मिलाकर कहा जाए तो आपके 11 यूनिट्स हैं, कोशिश करें अधिक से अधिक पढ़कर जाएं। सिलेबस के अनुसार जो मतलब अगर जितना आप पढ़कर जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप 8 यूनिट्स कम से कम अपनी पूरी तैयार करने का प्रयास करें। अगर आप 8 यूनिट तैयार करेंगे तो हो सकता है कि आप आराम से 5 क्वेश्चंस कर पाएँ। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो। जैसे कि 11 यूनिट्स हैं, 11 में से मान लीजिए आप 9 यूनिट्स पढ़ लेते हैं, तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो अगर मान लीजिए आपने एग्जाम में क्वेश्चन देखें तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आएंगे, लेकिन एटलीस्ट 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन पर आपको आंसर आता होगा। तो पहले प्रयास करें कि जितनी यूनिट्स को भी आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जब आपको लगे कि मैंने आधा सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो फिर आप और ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो और कम से कम 8 यूनिट करने का प्रयास इस सब्जेक्ट के लिए करो ही। मतलब लगभग 70-80% अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे काफ़ी अच्छे से, तो आप यकीन मानिए काफ़ी अच्छे से आप एग्ज़ाम में अपने 5 क्वेश्चंस करके आ पाओगे। बाकी यही है, एक आदर्श स्थिति तो यही है कि आप पूरा सिलेबस पढ़कर जाओ एग्ज़ाम में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, इससे एक आइडिया आपको लग गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न बनकर आते हैं। तो हो सके तो थोड़ा आप लिखने का भी प्रयास कर सकते हैं, लिखकर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। आई होप दोस्तों यहाँ पे सारी बातें मैंने समझाने का प्रयास किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।